Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए आईसीआई ने क्या किए हैं, नोटिफाई बेसिकली किए हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपका फिनांस एक्ट चेंज नहीं हो रहा है, वो 2020 वाला ही रहेगा। उसके बाद आपको 30 अप्रैल तक के जितने भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स आए हैं वो सब एप्लीकेबल होंगे। पर इनकम टैक्स में आपके लिए गुड न्यूज़ है कि सिर्फ एक सैलरी हेड में एक सेक्शन है, उसके रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह आया है, उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और बस उतना ही है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, एज अटेंडेंस वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोगों तक पहुँचेगा, सो इट विल हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, जो लेट्स ग्रो टुगेदर वाली चीज़ है। और आपको क्या करना है, एकदम शांति से ईयरफोन लगा के ध्यान से देखना है। वीडियो के एंड में इसके रिलेटेड एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे ताकि आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूरा समझ जाए। अगर आप डायरेक्टली पढ़ने जाओगे स्टैट्यूटरी अपडेट तो शायद आपको ना समझे, एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा, दैट्स माई गारंटी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। ये आपका स्टैट्यूटरी अपडेट जो है उसका शीट है। सीए फाइनल सीए इंटर दोनों में सेम है। जुडिशियल अपडेट जो कानून वाली आती है, केस लॉज वाली आती है, वो सिर्फ सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल रहेगी और ये वाली आपके सीए इंटर के लिए और दोनों के लिए कॉमन अमेंडमेंट है। सिर्फ एक अमेंडमेंट है। ये 3 पेज का जो भी पीडीएफ दिख रहा है ये आपको इंस्टीट्यूट के साइट पे मिल जाएगा। वहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बेसिकली क्या लिखा है कि आपका फिनांस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, वही 2020 एप्लीकेबल है जो मई या जुलाई एग्जाम बोल सकते हैं उसमें था। आपका अटेम्प्ट नवंबर 21 या दिसंबर 21 के लिए जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स 30 अप्रैल तक आए हैं वो सब आपके लिए रेलेवेंट रहने वाले हैं। आपका असेसमेंट ईयर सेम रहेगा और नीचे भी वही लिखा है कि आपके लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स कौन से वाले कब तक एप्लीकेबल रहेंगे उसके बारे में बात की है। ठीक है, मतलब 30 अप्रैल तक के आपको एप्लीकेबल होने वाले ये दिसंबर एग्जाम के लिए। सबसे पहले चैप्टर 4 यूनिट 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट है, मतलब अपने को 2 सेक्शन के बारे में पढ़ना है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। ये अगर आप देख लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सेक्शन में, ये अमेंडमेंट में। भाई बहुत इजी है। अगर डायरेक्टली पढ़ोगे तो शायद आपको समझ ना पड़े, बट अगर आप शांति से ये वीडियो देख लेते हो ईयरफोन लगा के, आपको सब कुछ समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 17 to 7A के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 17 to 7 और सेक्शन 17 to 7A, ये 2 सेक्शन है जिसके बारे में ये अमेंडमेंट डील करता है। तो ये सेक्शन समझते हैं। ये सेक्शन भी पिछले जो फिनांस एक्ट 2020 था उसमें ही आया है और ये अमेंडमेंट में इसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह है कि कुछ क्लैरिफिकेशन है, उसके बारे में ये अमेंडमेंट बात करता है। सबसे पहले ये सेक्शन नंबर 17 to 7 क्या बात करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये एक एम्प्लॉय है, इनकम फ्रॉम सैलरी है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो होगा। एम्प्लॉय कौन है, नट्टू काका है फॉर एग्जांपल, करेक्ट। और यहाँ पे एम्प्लॉयर है उसका जेठालाल। ठीक है, अगर जेठालाल जो है एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में 3 जगह पे कंट्रीब्यूशन करता है। पहला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, करेक्ट। सेकंड है आपका अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड और थर्ड है आपका वो 80 वाला एनपीएस। ये 3 फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे। इतना समझा? हाँ सर, इतना समझा। अगर ये कंट्रीब्यूशन ₹7,50,000 से ज्यादा हो जाता है, कितना होता है, 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो 7.5 लाख के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्यूजिट। कौन से सेक्शन में पता है, सेक्शन 17 to 7 में। समझो एम्प्लॉयर ने 8.5 लाख रुपए, 8,50,000 का कंट्रीब्यूशन किया है, तो 1 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। सिंपल है।
बहुत सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको आता है, इतना कोई इसमें महान चीज़ आपने नहीं बताया, तो महान चीज़ कुछ है ही नहीं। अभी ये जो सेक्शन 17 to 7A है, ये 7 है और ये 7A है। 7A क्या बोलता है? 7A बोलता है कि ये जो 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर कुछ रिटर्न भी तो मिलेगा। समझो आपने 80 CCD में पैसा डाला है, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो वो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, ये एक्सेस अमाउंट पे वो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा? 7A में टैक्सेबल होगा। इज इट सिंपल? हाँ सर सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लैरिफिकेशन नहीं पूरा मिला। आपने बोला चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्या होगा, क्लैरिफाई होगा ये चीज़। ठीक है सर, समझते हैं। समझो नट्टू काका के लिए जेठालाल ने ASF में, RPF में और NPS में, तीनों में कंट्रीब्यूशन किया है 4 लाख रुपए यहाँ पे, 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे और 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे। करेक्ट है। अभी ये क्या हुआ, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। अभी इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, रिटर्न भी तो मिलेगा, या एम्प्लॉय को मिलेगा? सर कितना मिलेगा? रैंडम रेट लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता रियल लाइफ में क्या रेट अभी चल रहा है। 10%, 9%, 8%, ये समझो क्या मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000, 4 लाख का 9% हो जाएगा, कितना होगा? 36,000, और 8% हो जाएगा 32,000। तो टोटल कितना होगा? 76,000, 1,06,000 और 1,08,000 रुपीज़ का टोटल इसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अभी आप बहुत ध्यान से एक चीज़ समझो जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, जो अमेंडमेंट आया है उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, उसका वैल्यू समझ पाओगे। ये देखो 4 लाख कितना हुआ? 12 लाख रुपीज़ का आपने क्या किया? कंट्रीब्यूशन किया। उसमें से 7.5 लाख रुपया क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बचा हुआ कितना हुआ? 4.5 लाख रुपया। तो ये 4.5 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। किस में टैक्सेबल होगा? 17 to 7 में टैक्सेबल होगा। ये कितना? ये 4.5 लाख रुपीज़। करेक्ट है सर, करेक्ट है। बट ये अभी 1,08,000 है, ये पूरा 1,08,000 टैक्सेबल नहीं होगा। ये जितना 4.5 लाख और 1,08,000 का रिलेशन है ना, उतना ही टैक्सेबल होगा। मतलब जितना 4.5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बना है उतना ही टैक्सेबल होगा। तो अभी एम्प्लॉय क्या बोलेगा? एम्प्लॉय बोलेगा जो सबसे कम रेट वाला इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर सबसे कम टैक्स लगेगा, वहां से क्या मिला है, मुझे ये पैसा मिला है। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? सबसे ज्यादा जो रेट मिल रहा है वो वाला ही अमाउंट है। क्या बोले सर, समझा नहीं? ये देखो 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस का अमाउंट है, इसमें से 4.5 लाख यहां से आया है या यहां से आया है या यहां से आया है? कहां से आया है? तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? जहां पे सबसे कम इंटरेस्ट है वो आया है। क्यों? क्योंकि ये वाला अब अमाउंट भी तो अभी टैक्सेबल होने वाला है, तो ये वाला अमाउंट जितना कम रहेगा उतना बेटर है। और डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? यहां से आया है। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो वो सॉल्यूशन के लिए ही ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो अमेंडमेंट में बेसिकली एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला के हिसाब से आप निकालो, आपको पता चल जाएगा कि क्या अमाउंट आएगा। बेसिकली आपने, मैं क्या बोल रहा था वो थोड़ा सा आपको समझा गया? सर थोड़ा समझा। देखो 17 दो सेक्शन थे, एक था 17 to और 7 और दूसरा था 17 to 7A। 7 क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे ये 3 फंड में या स्कीम में, जो भी बोलो, NPS एक स्कीम है और बाकी 2 फंड है, इसमें पैसा डालता है 7.5 लाख के ऊपर वाला, तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट अंडर दिस सेक्शन। तो जो वो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा। कहाँ होगा? ये सेक्शन में टैक्सेबल होगा। तो पता कैसे चलेगा? प्रॉब्लम तो वही थी सर कि पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सा एक्सेस वाला अमाउंट है, मतलब कौन से वाले पोर्शन में ये 4.5 लाख रुपए इन्वॉल्व है, ये पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या निकाला? एक फॉर्मूला निकाला। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A। 7A क्यों? क्योंकि उसमें ही तो इंटरेस्ट आएगा, बाकी तो डायरेक्ट क्लियर है कि 7.5 लाख के ऊपर पूरा टैक्सेबल होगा। तो द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन RPF या फिर NPS या फिर ASF
ये 3 फंड में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में करता है और 7.5 लाख रुपए के ज़्यादा जितना भी 7.5 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो वो टैक्सेबल हो जाता है एज अ परक्यूसिट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद 17 to 7A आया, वो क्या बोलता है कि इसके ऊपर जो एनुअल एक्रिएशन होगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी तरीके से रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या कोई और नेचर का इनकम हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, या तो एनपीएस में या एएसएफ में या आरपीएफ में, करेक्ट है। तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको वो रिटर्न निकालना है, वो अमाउंट निकालना है कि किसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। अभी आप बोलोगे सर ये क्या फालतू सा फॉर्मूला है, ये कोई हम साइंस वाइंस पढ़ रहे हैं क्या? भाई इजी है, बहुत इजी है। उल्टा ये जो नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सर ये आप अपने मन से बता रहे हो क्या? मन से नहीं बता रहा मेरे भाई, नीचे लिखा हुआ है नोट में, देखो, इट मे बी नोटेड दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर्मूला नेमली PC1 प्लस TP1 इंटू आर विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2021, मतलब ये वाला अटेम्प्ट जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंस दिस इज अ फर्स्ट प्रीवियस ईयर। क्या रीज़न है वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा, अभी तक मैंने वो एनालिसिस नहीं किया है। इज इट सिंपल? यस सर। तो मतलब अपने को ये ईयर के लिए, ये दिसंबर के लिए क्या फॉर्मूला सीखना है, सबसे पहले ये समझ लो, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर। टाइम पास का मतलब क्या होता है, पीसी कंप्यूटर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ये मैं बहुत फालतू चीज़ बोल रहा हूँ पर क्या वो कभी कभी ये सब चीज़ें याद रह जाती है। टीपी का मतलब क्या होता है सर? टीपी का मतलब होता है आपका टैक्सेबल परक्यूजिट कितना है अंडर सेक्शन 17 to 7A, मतलब जो अपने को निकालना है, बेसिकली बात है जो अपने को निकालना है। अपने को क्या निकालना है, 17 to 7A में अपना टैक्सेबल परक्यूजिट क्या होगा, तो टीपी यानी क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट, करेक्ट है। TP1 का मतलब क्या है, TP1 सबसे पहले बताओ सर लिखा कहाँ है, यहाँ पे जो मैंने कट कर दिया ना वहाँ पे TP1 लिखा है। TP1 का भी मतलब यही होता है एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, मतलब टोटल ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट जो 17 to 7A में टैक्सेबल होने वाला था, या तो पिछले साल प्रीवियस ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। ये सर क्या फालतू की लिखी है, बहुत सिंपल है। 1/4/2020 के बाद जितने भी साल आए हैं उसका जो टैक्सेबल परक्यूजिट 17 to 7A है वो ले लो, अदर देन करंट ईयर, मतलब पिछले सालों का जो भी टैक्सेबल परक्यूजिट था वो आपको लेना है। पर ये सेक्शन सिंस आया ही 1 अप्रैल 2020 को है और यही साल इसका फर्स्ट ईयर है, तो पिछले टाइम का अपने को लेने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए बोला ना वो कट कर देना है। पीसी का मतलब क्या होता है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। जो अपने एग्जांपल में 12 लाख रुपया था ना, वही बात है, 12 लाख रुपीज था ना, तो वो 12 लाख माइनस 7.5 लाख जो 4.5 लाख रुपया है वो आपका क्या होगा, पीसी हो जाएगा। टीपी का मतलब क्या है, जो अपने को निकालना है। पीसी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब जो एक्सेस 7.5 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पीसी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PC1। PC1 का मतलब क्या रहेगा, वही 7.5 लाख से ऊपर वाला पोर्शन पर जो पिछले साल का है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ ना, जो मैंने कट कर दिया, ये सब पिछले साल का अमाउंट है। PC1 भी पिछला साल है, TP1 भी पिछला साल है, मतलब ये साल को छोड़ के पिछले सालों में कितना आपका 7.5 लाख रुपए से एक्सेस अमाउंट था वो आपको लेना है। पर ये सिंस फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे अपने को पीछे साल का कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आर का मतलब क्या होगा, आई डिवाइड बाय एफ का एवरेज। एफ मतलब फंड बोल सकते हैं एक तरीके से कि कितना अमाउंट आपने किया है, इन्वेस्ट किया है वो ले लो। और आई का मतलब क्या है, एक तरीके से इनकम। आई का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन स्पेसिफाइड फंड और स्कीम अकाउंट। मतलब जो आपका फंड का अकाउंट है उसमें आपका इंटरेस्ट, टोटल इनकम कितना एक्रू हुआ वो आपका क्या होगा, आई होगा। और एफ का एवरेज का मतलब क्या है, अपने को एवरेज लेना है किसका, फंड के बैलेंस का एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल एनपीएस है, तो एनपीएस का ओपनिंग में आपका बैलेंस कितना था, फॉर एग्जांपल 10 लाख था, वो ले लो।
उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 2 लाख रुपया, उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया 2 लाख रुपया और एम्प्लॉय ने किया 2 लाख रुपया, तो टोटल कितना हुआ, ये रैंडम फिगर है, 10, 12, 16 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 16 लाख है, तो 10 + 16 डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा फंड का। तो आपको क्या करना है, जितना इनकम आया डिवाइड बाय फंड का बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से रिटर्न मिल जाएगा। तो सर ये एवरेज करने की ज़रूरत क्या है, एवरेज करने की ज़रूरत बेटा इसलिए है क्योंकि जो इंटरेस्ट एक्रू होता है या फिर जो भी अमाउंट आता है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आता है, कंपाउंडिंग होता है उसका। तो एवरेज लेना ज़रूरी है, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, और आय का मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। समझो ना, आपको भी अगर आपको निकालना है कि आपका टोटल रिटर्न कितना है ये बिजनेस का, ये तो फंड है, फॉर एग्जांपल बिजनेस का रिटर्न निकालना है, आप कैसे निकालोगे, टोटल इनकम कितना आया डिवाइड बाय टोटल वो फंड का अमाउंट कितना था, या टोटल बिजनेस में आपने कैपिटल कितना डाला था, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो आपको एक कुछ परसेंट दिखेगा कि इतना परसेंट मुझे रिटर्न मिल रहा है। वही यहाँ पे बात है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इनकम मिला, डिवाइड बाय फंड का जो भी बैलेंस है उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड एवरेज इसलिए लेना है कि फर्स्ट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और लास्ट बैलेंस में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एवरेज कर दिया तो आपको पूरे ईयर का क्या पता चल गया, एवरेज पता चल गया। तो इनकम डिवाइड बाय फंड का एवरेज कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रेट मिल जाएगा। सिंपल है। यस। तो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, उसके थ्रू तो फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। फॉर्मूला का क्या, देखो टीपी = पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। अपने को बस इतने ही चीज़ें ध्यान रखनी है, इससे अलावा वो आगे वाला फॉर्मूला अभी ये अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जब भी होगा तब अपन पढ़ेंगे, और आप तो नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप ये टाइम पे पास होने वाले हो, करेक्ट। तो जिसको पढ़ना है फ्यूचर में, जो नए लोग आएंगे उनको पढ़ना है, आपको ये फॉर्मूला नहीं, कितना पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक पेन से लिखते हैं। देखो आपको क्या निकालना है, टीपी निकालना है, टैक्सेबल परक्यूजिट्स = पीसी डिवाइड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय आर करो, बस ये फॉर्मूला है। तो अभी एक एक टर्म को यहाँ पे इलेबोरेट करते हैं। टीपी का मतलब सिंपल सी बात है कि आपका टैक्सेबल परक्यूजिट कितना होगा, 1727A में कितना होगा वो अपने को निकालना है, ये फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा। पीसी का मतलब क्या है, 7.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन। तो सर ये डिवाइड बाय 2 करने की क्या ज़रूरत थी, तो फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर जेठालाल जो है वो ज़रूरी थोड़ी है 31 मार्च को ही पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा, वो बीच बीच में भी कर सकता है ना, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, या फिर जो भी वो फंड की ड्यू डेट होगी उस हिसाब से करेगा, करेक्ट है। तो अगर वो यहाँ पे करता है तो अपने को क्या लेना है, अपने को एवरेज लेना है, कंपाउंडिंग होता है ना, तो अपने को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, आर किया। आर क्या था, आई डिवाइड बाय फंड का एवरेज। आई मतलब जो टोटल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो ले लो, डिवाइड बाय जो आपके फंड में ओपनिंग बैलेंस था और जो क्लोजिंग बैलेंस था, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आई डिवाइड बाय एफ एवरेज क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। तो बस इतना काम कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और हम उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर भी दिया है, यहाँ पे दिया है, ये पीडीएफ में आपको डाल के दे दूंगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉयर है जो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है 8.5 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 टुवर्ड आरपीएफ टू मिस्टर ए। मिस्टर ए एम्प्लॉय है, मतलब नट्टू काका है, और एक्स प्राइवेट लिमिटेड कौन है, जेठालाल है। फॉर एग्जांपल 8.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब 1 लाख रुपए का एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 17(2)(7) में, करेक्ट है। तो इसके ऊपर जितना भी आपका इंटरेस्ट वगैरह रिटर्न भी आएगा वो भी टैक्सेबल होगा अंडर 7A में। तो उसके बारे में देखते हैं आगे क्या लिखा है। मिस्टर ए हैड ऑल्सो मेड अ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ अकाउंट, मतलब जितना एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंट्रीब्यूशन किया 8.5 लाख का, सेम टू सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन मिस्टर ए ने भी किया है अंडर वो आरपीएफ के अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस आरपीएफ का 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया है 32 लाख था। इंटरेस्ट कितना एक्रू होता है, 3,44,250 इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है। टैक्सेबल परक्यूजिट अपने को निकालना है 17(2)(7A का फॉर प्रीवियस ईयर 2021 वुड बी कॉम्प्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो अपने को क्या निकालना है, 17(2)(7A टीपी निकालना है बेसिकली, करेक्ट है। यहाँ पे ये जो 344,250 दिया है ये आपका क्या है, टोटल आपको इनकम मिला है, मतलब ये आपका आई हो जाएगा,
इंटरेस्ट। ये फंड का एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस अपने को निकालना पड़ेगा। 1 लाख आपका क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर निकलेगा, मैं भी आपको निकाल के बताता हूँ। देखो अपने को क्या क्या चीज़ टीपी निकालने के लिए चाहिए। एक तो पीसी चाहिए, करेक्ट है। 2 तो नहीं चाहिए, 2 तो 2 होता है, करेक्ट है। दूसरा क्या चाहिए, आर निकालने के लिए अपने को एक आय चाहिए और एक ओपनिंग बैलेंस चाहिए फंड का और एक क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो इसका जो एवरेज रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फंड का एवरेज हो जाएगा। पीसी अपने को पता चल गया कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 8.5 लाख के ऊपर कितना, 7.5 लाख के ऊपर 1 लाख है, 8.5 लाख। 2 तो आपका 2 होगा। आर निकालने के लिए आय दिया हुआ है, मतलब आपका जो भी इनकम होता है वो दिया हुआ है, कितना है आय, 3,44,250, 3,44,250 दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फंड का कितना है, 32 लाख रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 32 लाख रुपीज़। अपने को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो देखो एक तो 32 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है, उसमें आपका 8.5 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, 8.5 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय ने, करेक्ट है। और 3,44,250 आपका इंटरेस्ट आया है, या जो भी बोले आपका रिटर्न आया है। तो ये चारों मिला के आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 32 लाख प्लस 8.5 मैंने यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेट करके रखा था, जो कि आएगा 52,44,250, 52,44,250, 52,44,250। ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इन दोनों का डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। पीसी पता है 1 लाख डिवाइड बाय 2 यानी 50,000, मल्टीप्लाई करो आप 3,44,250 डिवाइड बाय ये जो बैलेंस आएगा वो एवरेज। इज इट सिंपल, बस यही तो करना है यार, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गया। टीपी यहाँ पे ये लोग ने निकाल दिया है 4077। कैसे निकाला, TP1 अपने को ज़रूरत नहीं है, नील आएगा ये टाइम पे। PC1 ये टाइम पे ज़रूरत नहीं है, अपने को क्या आएगा, नील आएगा। PC क्या कितना आया, 1 लाख रुपये आया। कैसे, 8,50,000 माइनस 7,50,000 जो अपना आया था। R कितना आया, 0.08153 आया R। कैसे आया 0.08153, तो 3,44,250 जो कि आपका इनकम था, डिवाइड बाय 42,22,125। 42,22,125 कैसे आया, बड़ा ही सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग बैलेंस 32 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 52,44,250 था, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 42,22,125 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो इसको डिवाइड बाय आप आर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, 3,44,000 डिवाइड बाय 42,22,125। तो बस यही कंसेप्ट है, वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और कुछ नहीं है, इजी सा कंसेप्ट है, फटाफट अपना हो चुका है। और यहाँ पे एक आधार कार्ड का जो डेट एक्सटेंड हो गया उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 139AA, वो आप देख लेना। तो क्या क्या चीज़ें देखी, देखो 2 सेक्शन है, 17 to 5, 17 to 7 और 17 to 7A। 17 to 7 क्या बोलता है, RPF में, ASF में और NPS में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है, यस सर सिंपल है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बड़ी ही सिंपल सी चीज़ बोली हुई है कि जो वो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो भी टैक्सेबल होगा, पर कैसे पता चलेगा। तो पता चलने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाल दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया, TP = PC डिवाइड बाई 2 × R। बस अपने अटेम्प्ट के लिए यही है फॉर्मूला, प्लस PC1 प्लस TP1 × R, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उसमें प्रीवियस ईयर की बात होती है, अगले साल जाएंगे तो ये साल प्रीवियस ईयर होगा, पर ये टाइम पे तो वो ये सेक्शन ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, तो भाई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या निकाला, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या निकाल देंगे कि आपका टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 1757A क्या होगा वो पता चल जाएगा। इज इट क्लियर। फिर यहाँ पे कोई नोट वो वगैरह दिया है जो आप एक बार रीड कर लेना, और बस इतना ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका GST का अमेंडमेंट मैं लेके आ रहा हूँ, कल तक शायद अपलोड हो जाएगा, तो वो भी एंजॉय करना। तो आपका अमेंडमेंट वाला पार्ट कवर हो जाएगा। 28 घंटे वाला जो रिवीजन डाला हुआ है
आप एकदम अच्छे से उसको फोकस तरीके से 3-4 बार अगर 1.5 2x जो आपको जमे देख लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से टैक्स पे ग्रिप आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। वो जो रिवीजन है वो पूरा मॉड्यूल से डाला है, बहुत मेहनत लगी है भाई, मॉड्यूल से पूरा लाइन बाय लाइन डाला है। तो वो आप अच्छे से एंजॉय करो, तो आप एंजॉय कर करके पढ़ो और उसको जितना अच्छे से इन डिटेल पढ़ोगे उतना आपका ग्रिप बनता जाएगा टैक्सेशन में। देखो टैक्सेशन में प्रॉब्लम एक ही होगा कि आता सब है सर, याद नहीं आता टाइम पे, यहाँ पे कितना रेट था, यहाँ पे कैसे इंटरलिंकिंग होगा। तो उसके लिए जितना ज़्यादा टाइम रिवाइज करोगे उतना टाइम बेटर रहेगा। और वो जो मैराथन है सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने नहीं लिया है, लाइन बाय लाइन कवर किया है, बट थोड़ा फास्ट है, तो वो एक्सपेक्ट करते हो वो आपके लिए बेनिफिट है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।